हाँ मित्रों, फिर से आपका स्पेस एकेडमी के क्लास मास्टर पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैंने अभी इसके पहले हिंदी से संबंधित बहुत सारी चीज़ों पर मैंने उपभाषा बोलियों पर चर्चा किया पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में वर्ण को लेकर आया हूँ। उसका पूरा वर्गीकरण आप पढ़ेंगे और जितने भी प्रकार से प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रकार के प्रश्नों का मैं एक प्रकार का समझिएगा संयोजन लेकर आया हूँ। और इसमें समझिए आकर के कि क्योंकि कम समय में ज़्यादा देने के प्रयास से मैंने सारी चीज़ें आपके सामने लिख करके दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्ण क्या होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, वर्ण जो होता है ये वह मूल ध्वनि है जिसका खंड ना हो। ठीक है ना, यानी कि वह मूल ध्वनि जिसका खंड ना, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। अब वर्ण को दो प्रकार से डिवाइड किएगा, बांटा गया, एक स्वर में और एक व्यंजन में। स्वर क्या होते हैं? ये बिना सहायता के, नहीं बिना किसी अन्य अक्षर की सहायता से उच्चरित होते हैं और बिना बाधा के उच्चरित होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। सब कितने होते हैं? हिंदी में सब मूल जो 11 स्वर होते हैं, संस्कृत में स्वरों की संख्या मात्र 9 होती है। इसको ध्यान दीजिएगा, बात करेंगे हम उस पर। ठीक है, लेकिन मैं चर्चा आ रही इसलिए बता देना। थोड़ा सा स्वर की विशेषता देखिए क्या है कि ये स्वतंत्र उच्चरित होते हैं, सभी स्वर आक्षरिक होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर घोष होते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। ये स्वतंत्र उच्चरित होते हैं, सभी स्वर आक्षरिक होते हैं और ये अल्प प्राण होते हैं और घोष वर्ण होते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसका वर्गीकरण देख लेता हूं। ठीक है ना, जो सामान्य वर्गीकरण इसका है कि स्वर को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। इसको सभी लोगों ने जाना, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत में। ठीक है ना, ह्रस्व के अंतर्गत हिंदी में 4 लिए जाते हैं मात्र, मूल स्वर इनको 4 बोला जाता है। ये संस्कृत में 5 हो जाते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। वैसे तो री को भी स्वरों के क्रम से बाहर ही निकाल दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रयोग होता है, नहीं तो यहाँ पर केवल आ ई उ को ही स्वर माना जाता है हिंदी में। ठीक है, दीर्घ स्वर में इसमें आते हैं 7 शब्द। देखिए, आ ई उ ए ऐ ओ औ, और इन 4 को संयुक्त स्वर भी बोला जाता है। दीर्घ स्वर में इसका एक भेद हो जाता है, इसको हम संयुक्त स्वर बोलते हैं। संयुक्त क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये 2 स्वरों की सहायता से मिलकर बना होता है। जैसे ए को हम आई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? आई पढ़ते हैं। ऐ को आए पढ़ते हैं। इसके अलावा ओ को हम लोग औ पढ़ते हैं और औ को आओ पढ़ते हैं। ये संस्कृत का शुद्ध उच्चारण है। मतलब अगर हिंदी वर्णमाला में हम उच्चारण की बात करें तो ये शुद्ध उच्चारण इसका यही होता है कि इसको हम लोग पढ़ते तो ए, लेकिन इसको आई पढ़ा जाता है। आई, ऐ, औ, औ ऐसे पढ़ा जाता है। तो ये 4 हो गए संयुक्त स्वर। ठीक है ना। तीसरा इसका प्रकार मैंने बताया कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तीसरा होता प्लुत। प्लुत का मात्रा होता है कि इसमें बोलने में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा का समय लगता है, इसको प्लुत कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं, जैसे अनुस्वार और विसर्ग। ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार का मतलब होता है ये ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण नाक से होता है। ठीक है ना, जैसे रंक हो गया, अंग हो गया, दम्भ हो गया, अंगद हो गया, ये सभी अनुस्वार होते हैं। विसर्ग इनका उच्चारण ह की तरह होता है, ये लास्ट में ह की तरह उच्चित होते हैं, जैसे प्रातः, अतः। ठीक, और ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह नाम दिया गया है। ठीक है ना, एक किशोरी दास वाजपेयी के द्वारा दिया गया। अयोगवाह का मतलब है कि जो योग ना होने पर भी साथ रहे, मतलब जिनका योग ना होने पर भी, ये इनका योग नहीं होता स्वर और व्यंजन के, फिर भी ये साथ साथ चलते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। यानी कि अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। ये स्वर की सामान्य परिभाषा विशेषता हो गई, लक्षण हो गए। इसके अलावा इसको देख लीजिए, स्वर का एक व्यंजन का प्रकार आप इसको बताऊंगा, मैं बात करूंगा। अभी तो स्वर पे ही चर्चा हम कर रहे हैं। ठीक है, स्वर का वर्गीकरण, विशेष वर्गीकरण में इसको बता दे रहा हूँ, यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न बनता है। ये पूरा चार्ट ही मैंने इसलिए बना दिया कि जल्दी से जल्द आसानी से आप इस चीज को समझ पाए। ठीक है ना, अगर मैं एक एक अभी लक्षण बताने लगा तो ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए मैंने पूरा चार्ट बना दिया है। यहाँ चार्ट से आप एक एक अक्षर उठाएंगे, यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे ये सारा जो है आपके उच्चारण यानी कि उच्चारण स्थान के आधार पर ही इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे अ, इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ है। ठीक,
और ये ह्रस्व, इसमें बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, और ये मध्य, जीभ की मध्य स्थिति से उच्चारण इसका होता है, इसलिए इसको मध्य स्वर कहा जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, अक्सर करके प्रश्न इस पे बनता है, ठीक है ना। और आ को ये ओष्ठ की स्थिति में उदासीन होता है। उदासीन मतलब इसमें ओठ का कोई आकार नहीं बनता है, इसलिए ये उदासीन होता है, ठीक है। इसके अलावा अर्धविवृत, ये विवृत का मतलब जैसे विवर होता है, हमारा जो होठ है, मुंह है, ये विवर इसको बोलते हैं, हम मुख विवर बोलते हैं। तो जब हम कोई स्वर उच्चरित करते हैं, जब कोई स्वर बोलते हैं, तो हमारा जो ओठ होता है, ओष्ठ, ये इसके खुलने के, इसके आकार के आधार पर इसको हम विवृत, अर्धविवृत और अर्धसंवृत बोलते हैं। तो इसको आप खुद समझ सकते हैं कि अगर हम बोल रहे हैं तो ज़्यादा मुंह खुल रहा है तो पूरा विवृत हो जाएगा, विवृत मतलब पूरा खुला हुआ, ठीक है ना। अगर कम खुल रहा है तो अर्धविवृत, उससे कम खुल रहा है तो संवृत, और उससे एकदम कम खुल रहा है तो उसको हम अर्धसंवृत बोल सकते हैं। समझ आया मतलब अर्धसंवृत, संवृत का मतलब एकदम नथिंग के बराबर खुले, अर्धसंवृत उससे ज्यादा खुले, अर्धविवृत उससे ज्यादा खुले, और विवृत का मतलब उससे ज्यादा खुले। जैसे हम आ बोल रहे हैं तो ये थोड़ा सा खुल जाता है, इसलिए इसको अर्धविवृत बोला जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, अर्धविवृत बोला जाता है, ठीक। इसी प्रकार से आ हमने बोला, इसका उच्चारण स्थान कंठ है, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है, इसलिए दीर्घ हो गया। और पश्च, ये जीभ के पश्च स्थान से निकलता है, इसलिए इसको पश्च स्वर कहा जाता है। इसको बोलने में मुख विवर पूरा खुल जाता है, आ, इसलिए इसको विवृत बोला गया है। और अगर हम आ बोल रहे हैं तो हमारे होष्ठ आकार जो है किसी आकार में नहीं बन रहा है, इसलिए उसको बोला जाता है आवृत्ता, आवृत्तमुखी, यानी कि जो मुख आपका बन रहा है वो आवृत्त के आकार का बन रहा है, इसलिए उसको आवृत्तमुखी बोला जाता है। इसके अलावा फिर आ जाते ई, इसको ध्यान दीजिए, ई ये तालव्य से उच्चरित होती है, ये भी ह्रस्व होता है, ये अग्र है। अर्धसंवृत मैंने बताया ना, अर्धसंवृत मतलब ये कम से कम मुख खुलता है, ये भी आवृत्तमुखी है, ठीक है ना, ये भी आवृत्तमुखी है क्योंकि मुख आपका वृत्त के आकार का नहीं बन रहा है। इसके बाद ई, ये भी तालव्य है, ठीक है ना, यानी कि ये दोनों आपका कंठ है, आ कंठ है, ई तालव्य है, उ ओष्ठ है, ए कंठ तालव्य है, ओ कंठोष्ठ है। तो इसको सूत्र है, यहाँ तो सूत्र है लेकिन संस्कृत में पूरा सूत्र है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको पूरा आप एक बार पढ़ लीजिए और फिर संस्कृत में व्याकरण में आएंगी चीजें, वहां भी चीजें हम लर्न करेंगे, याद करेंगे, ठीक है। इसके बाद ह्रस्व दीर्घ आपको बताने की जरूरत नहीं है, ह्रस्व दीर्घ आपको समझ में आ जाएगा कि जिस स्वर को बोलने में ज्यादा मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है, उसको हम दीर्घ बोलते हैं, और जिसको बोलने में कम मात्रा का 1 मात्रा का समय लगता है उसको ह्रस्व बोला जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद फिर आते हैं उ, इसका भी होष्ठ ह्रस्व, पश्च ये भी अर्ध संवृत है। देखिए ई जो था ये संवृत है, मतलब ई एकदम नथिंग के बराबर खुलता है, इसलिए उसको संवृत बोला गया। ये भी आवृत्त है, मतलब दोनों आवृत्त है, मुख के आपका आकार जो वृत्ताकार नहीं बन रहा है इसलिए आवृत्त है। इसके बाद आते ए, ओ देख लीजिए, उ ओष्ठ हो गया, ह्रस्व हो गया, पश्च हो गया, अर्धसंवृत, ये वृत्त बन रहा है, ये भी वृत्त बन रहा है, मतलब उ ओ औ ये चारों जो चारों स्वर हैं ये वृत्तमुखी होते हैं, उ ओ औ, ओके। इसके अलावा आपका आ उदासीन है, आ ई ए ये आवृत्तमुखी होते हैं, ठीक है। और ई ए अग्र होते हैं, इनको अग्र इनका स्थान होता है, ध्यान दीजिएगा। और उ ओ ए पश्च होते हैं। इसके अलावा फिर अब हम ए देख लेते हैं, एक कंठ तालव्य दीर्घ अग्र भी है, अर्धविवृत आवृत्तमुखी है, ये भी कंठ तालव्य दीर्घ अग्र विवृत अर्धमुखी। इसके अलावा ओ कंठोष्ठ दीर्घ, ये भी पश्च है, अर्धविवृत है, वृत्ताकार है। औ कंठोष्ठ दीर्घ पश्च विवृत और वृत्ताकार। तो मैं एक बार आपको ध्यान से दिमाग में रख लीजिए कि आ जो होता है ये कंठ से उच्चरित होता है, इसकी जीभ की स्थिति मध्य होती है, ये उदासीन होता है, और पहली मुख विवर इसका जो होता है अर्धविवृत होता है, ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा, अर्धविवृत होता है।
इसके अलावा अगर आ की बात करें तो ये पूरा खुल रहा मुख इसलिए विवृत हो जाएगा। आवृत्ता का रे भी होता है, ये भी पश्च होता है, ध्यान दीजिएगा ये पश्च होता है, ठीक है ना। और ये कंठ से भी उच्चरित होता है, दीर्घ स्वर होता है। अब आपको मैं अलग से अगर बात करूं तो अगर आपके दिमाग में याद करने का तरीका बता दूं कि ई, ए और ऐ ये चारों जो होते हैं ये अग्र होते हैं, अग्र स्वर होते हैं, ध्यान दीजिएगा ये चारों अग्र होते हैं। उ, ओ और औ ये चारों पश्च होते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। आप इसको भी लिख सकते हैं आ को, 5 पश्च होते हैं। याद करने का तरीका बता रहा हूं, ये ई, ए, ऐ ये अग्र होते हैं, आ, उ, ओ, औ पश्च होते हैं और अ आपका मध्य होता है। ये याद करने का तरीका बता दे रहा हूं मैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ई जो होता है इसको थोड़ा सा मुंह खुल जाता है इसलिए अर्ध संवृत है, ये पूरा संवृत है। ये वाला आपका ये भी अर्ध संवृत है, ऐ जो ये संवृत, ठीक है ना, विवृत है, इसको ध्यान क्योंकि मुंह खुल जा रहा है। उ आपका ये संवृत है। तो इस तरीके से एक बार इस कॉलम को, इस चार्ट को पूरा रट लीजिएगा। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं और प्रश्न ऐसे बन जाता है जैसे दे दिया कि आ है तो उसमें विकल्प दे देगा मध्य, विवृत, अर्धविवृत, पश्च, संवृत, अग्र, संवृत, वृत्तमुखी, ऐसे विकल्प देता है। तो इस पूरे चार्ट को आप एक बार अध्ययन कर लेंगे तो इससे चीजें आपको स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए एक बार। और ये केवल मैंने स्वर का वर्गीकरण बताया है। अभी इसके बाद हम व्यंजन पढ़ेंगे, व्यंजन का भी वर्गीकरण है, इसको इसके साथ ले लीजिए और फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बात किया अभी कि स्वर के प्रकार को मैंने विभाजित किया और उसको पूरा जितना भी हो सकता था मैंने उसको एक्सप्लेन किया, जो भी चीज़ें उसमें कुछ बाकी था व्यंजन और व्यंजन का वर्गीकरण थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एक साथ आ नहीं सकता था। तो व्यंजन देखिएगा, मैंने व्यंजन क्या होता है मैंने बताया था कि ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेरी कुछ वीडियो में मैं थोड़ा सा स्पीड पढ़ाती हूँ, इसलिए स्पीड हो जाता है कि मैं जानता हूँ कि इसमें ये रिवाइज की ज़रूरत है। मैक्सिमम लोगों ने इसको पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा समय लेने का प्रयास नहीं करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों को एक रिकॉल करना, इसको रिवाइज करना है, इसलिए हमको कम से कम समय में अगर चीज़ें मिल जाती हैं तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि भाई कुछ लोगों ने इसको बहुत 1 घंटा 2 घंटे कई तरह की वीडियो में लोगों ने अपलोड किया, बताया है, तो मैं उतना समय लेने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम समय में आपको चीज़ें मैं दे पाऊँ जो आपको परीक्षा के लिए ज़रूरी होती है। तो हम बात कर लेते हैं, जैसे उच्चारण स्थान के आधार पर देखिएगा वर्गीकरण किया गया है, यानी कि व्यंजन को 2 तरीके से वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। एक इसका वर्गीकरण आपका दिया गया है उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा प्रश्न के आधार पर, ठीक है। तो इसकी विशेष चर्चा हम करेंगे। तो यहाँ पर उच्चारण स्थान के आधार पर देखिए कंठ से, यानी कि इसमें का वर्ग ये जो है ध्यान दीजिएगा पूरा कंठ से उच्चरित होता है। इसके बाद तालव्य यानी कि का वर्ग में, यानी का से लेकर के औ तक चा वर्ग पूरा आ जाता है जो तालव्य से उच्चरित होता है। मूर्धन्य टा वर्ग आ जाता है जो पूरा मूर्धन से उच्चरित है। दंत से उच्चरित ता वर्ग पूरा है। ओष्ठ से पा वर्ग, इसको आप बोल करके भी एहसास कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा दांत और ओष्ठ, दंत ओष्ठ से उच्चारण होने वाले 2 व और फ पढ़ेंगे, उसको आप दंतोष्ठ वकारस्य दंतोष्ठ है, हम पढ़ेंगे इसको। संस्कृत व्याकरण थोड़ा सा भाई उसमें सब संस्कृत फार्मूले पर दिया हुआ तो उसको याद करना आसान हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ हिंदी में लेकिन हमको लर्न तो करना ही पड़ेगा। वकारस्य दंतोष्ठ। इसके अलावा स्वरयंत्री, स्वरयंत्री जो वर्ण होता व्यंजन होता है का होता है। वर्त से दंत मूल से जो उच्चरित होते हैं उसमें न स र, ये सब विकल्प आपके दिमाग में रहना चाहिए। आपको याद क्या करना है, क से का वर्ग,
ता से चा वर्ग, मूर्धा से टा वर्ग, दंत से ता वर्ग, ओष्ठ से पा वर्ग, दंत ओष्ठ से वाफा, स्वर अंतरी व्यंजन का होता है, और वर्ष जो होते हैं वो न सरल, इसलिए मैंने इसको लिख दिया ना सरल, सरल न, सरल नहीं है। अब आ जाते हैं हम प्रश्न के आधार पर। ठीक है, यहाँ देखिएगा प्रश्न के आधार पर भी इसको दो तरीके से डिवाइड किया गया, एक आभ्यंतर प्रश्न होता है और एक बाह्य प्रश्न होता है। तो यहाँ जब आप पढ़ोगे इसका श्लोक संस्कृत में है कि का दयो अब स्पर्शा नाम अभ्यंतर है, यानी कि का से लेकर के आपका पा वर्ग तक ये स्पर्श के अंतर्गत आते हैं, स्पर्श व्यंजन इसको कहा जाता है। का से यानी कि का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक स्पर्श व्यंजन में लगभग आ जाएंगे आपका 25 वर्ण आ जाएंगे। ये मैं आपको इतना डीप ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। कौका ये गिन सकते हैं आप, का से लेकर के पा वर्ग तक, ठीक है ना। इसके बाद अंतस्थ, इसको हम लोग अर्धस्वर भी बोल देते हैं, ठीक है ना। अर्धस्वर में वैसे दो ही लिया जाता है मूल, लेकिन चारों अर्धस्वर में आते हैं, ये पूरा अर्धस्वर होता है। तो अंतस्थ के अंतर्गत इसको य व राला, इसको हम लोग यण बोलते हैं, ठीक है ना। यण है, इसको दिमाग में रखिएगा, यण होता है, य राला व या वाराला, ये यण होता है। और शुद्ध हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं य राला, जबकि या व राल है, ये शुद्ध इसका क्रम होता है। उसमें इन अंतस्थ की संख्या कितनी है? 4। उसमें श श श ह, इनकी संख्या कितनी है? 4। अर्धस्वर की संख्या, व्यंजनों की संख्या, सॉरी अर्धस्वर इसको बोला जाता है, इसकी संख्या 2। उसमें व्यंजनों की संख्या 4। यहाँ देखिएगा, रा को लुंठित, प्रकंपित या रड़ित भी बोला जाता है। ये अक्सर पूछ लेता है विकल्प के आधार पर, कि जैसे पूछ लिया, मान लीजिए ला दे दिया विकल्प में, रा दे दिया, वा दे दिया, पा दे दिया, अब पूछ लेगा इसमें रड़ित या लुंठित कौन है, ठीक है ना। तो आप रड़ित, लुंठित या प्रकंपित रा को बोला जाता है, क्योंकि जब हम रा बोलते हैं तो हमारी जो जीवा होती है बहुत तेज कांपने लगती है, इसीलिए इसको प्रकंपित बोला जाता है। इसके अलावा उच्छिप्त, ड़ और ढा को उच्छिप्त बोला जाता है, ठीक है ना। ये ढ़ हड़ा हड़ा, ड़ ढ उच्छिप्त बोलता, क्योंकि इसमें जीभ क्या करती है, दंत मूल को छू करके बहुत जल्दी से ऊपर उठती है, इसीलिए इसको उच्छिप्त बोला जाता है। तो उच्छिप्त वर्ण इसको याद रखिएगा, व्यंजन ड़ और ढ होता है। इसके बाद अनुनासिक व्यंजन ये आ जाते हैं जो वर्गों के 5वां अक्षर होते हैं, यम अणनम इसको बोलते हैं हम लोग, यंग अणनम, ठीक है ना, यंग अणनम इसको बोलते हैं। और इसके बाद एक आता देखिए पार्श्विक, पार्श्विक ला को पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है। तो ये विशेष एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं पूछी जाती है। तो ये सब में बहुत ज़्यादा समय लेने की क्या ज़रूरत है, बस आपको इसके दिमाग में एक बार बैठा लेना है कि स्पर्श के अंतर्गत जितने वर्ग होते हैं सभी वर्ग व्यंजन आते हैं। अंतस्थ में या वा राला 4 आते हैं। उष्म के अंतर्गत स स हा आते हैं। अर्धस्वर या और वा को बोला जाता है। लुंठित, रड़ित या प्रकंपित रा व्यंजन को बोला जाता है। उच्छिप्त जो है ड़ा और ढा होता है। अनुनासिक के अंतर्गत वर्गों का 5वां वर्ण आता है और पार्श्विक के अंतर्गत ल आता है। तो ये पार्श्विक पूछता है, ये सब बड़े से बड़े परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बस आपको एक बार इसको देख लेना है और 100% आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बाह्य प्रश्न में। तो बाह्य प्रश्न में इसमें देखिए 4 चीजें आपको रटना है, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। अब ये घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण ये आपके स्वरों व्यंजनों के उच्च मतलब जैसे बोलने पर क्या परिवर्तन होता आपके वाग यंत्रियों में, उसी के आधार पर इसको हम घोष, अघोष और अल्प। घोष का मतलब होता है कि ज्यादा उष्मा के साथ कोई चीज बाहर निकले, ठीक है ना, तो उसको घोष बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने 60 तरीके से आपको लिख दिया है। ये 345 याद करने का तरीका है कि वर्गों का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण, तो इसको आप याद कर सकते हैं, यानी कि वर्गों का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण। तो सिंपल शब्दों मैंने लिख दिया है कि 345 प्लस सभी स्वर यण है। यण का मतलब होता है वही अभी मैंने बताया या वा राला, यानी कि सभी अंतस्थ। 345 प्लस सभी स्वर अंतस्थ हैं,
इसको आप याद कर सकते हो। 345 प्लस सभी स्वर अंतस्थ हैं, ये घोष वर्ण में आते हैं। तो अगर हम यहाँ से निकाले घोष वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 5 3 15 हो गया, 15 1 16, 16 4 20 लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, क्योंकि ये 3 4 5 वहां से 5 वर्गों में से 15 हो गए, हाँ एक आपका और 4 ये हो गए। अघोष, अघोष अब इसमें देखिएगा पहला दूसरा आता है और शा 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 आता है। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हा नहीं है, नहीं तो पूरा उसमें व्यंजन आ जाता, यहाँ पर हा नहीं है। ये बहुत सोचने वाली बात है, यहाँ बहुत विशेष ध्यान देने की बात है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ बोल देता अघोष में पहला दूसरा प्लस उस में आते हैं तो एकदम गलत हो जाएगा। और कभी कभी दिमाग में आपके फीड भी हो सकता है कि अगर शा 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 है तो हा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ये विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि उसमें सारे उसमें व्यंजन घोष नहीं है, अघोष नहीं है। सारे उसमें व्यंजन अघोष नहीं है, सारे उसमें व्यंजन घोष नहीं है, समझने की बात है। यानी कि अघोष वर्णों में अगर उस व्यंजन की बात किया जाए तो केवल 3 उस व्यंजन अघोष है और हा जो है ये घोष है। तो यहाँ एक बात याद रखिएगा आप कि अघोष के अंतर्गत 1 2 शा 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 यानी कि वर्गों का पहला दूसरा और शा 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 आते हैं, ठीक है ना, तीनों शा आ जाते हैं अघोष में। अब बच्चा अल्प प्राण, अल्प प्राण का सूत्र देखिए 135 प्लस यण यानी कि या वाराला। बहुत आसान याद करने का तरीका यार है, ये ट्रिक आप एक बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। और इसमें बहुत मनगढ़ंत चीज़ें, दुनिया भर का टाइम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार आप देखोगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा कि 1 3 5, ये समझ जाइएगा कि वर्गों का पहला तीसरा और पांचवा यानी कि जो विषम वर्ण होते हैं, ठीक है ना, पहला तीसरा पांचवा तो और अंतस्थ ये अल्प प्राण होते हैं, दिमाग में रखिएगा इसको। महाप्राण में क्या आते हैं, दूसरा और चौथा सम वर्ण, दूसरा और चौथा प्लस यहाँ टोटल ऊष्म व्यंजन जिसको सल बोला जाता है, तो टोटल ऊष्म व्यंजन जो होते हैं महाप्राण होते हैं, याद करने की जरूरत है कुल, ठीक है ना, ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते। कभी कभी विकल्प में पूछ सकता है, जैसे कि देखिए कई तरीके के प्रश्न बनते हैं ना कि सभी ऊष्म वर्ण जो होते हैं महाप्राण होते हैं, ठीक है ना, तो सही है असत्य है असत्य, अब उसको पहचानिए। अगर आप पढ़े हैं उसको तब जाकर के दिमाग लगा पाएंगे, ठीक है, तो दिमाग में रखिएगा ये चीज़ें, ठीक है ना। तो ये सभी ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं, और सभी अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो ये विशेष वीडियो व्यंजन पे आधारित थी। कोशिश है मेरी कि कोई भी चीज़ यहाँ से कोई छोटी नहीं है, और बहुत मैं एग्जाम ओरिएंटेड एकदम सटीक चीज़ें लेकर के आपके सामने आता हूँ, और जहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाते होंगे। तो मेरी कोशिश है और मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी मित्र हैं इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, लोग इसको पढ़ें समझें और चीज़ों को शेयर करें। अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ गलतियाँ हो तो उसको ज़रूर बताएं, क्योंकि भैया देखिए आप जितना बेहतर चीज़ें मुझे बता पाएंगे, जितना मुझे बढ़िया से गाइड करेंगे, मैं चीज़ों को उतने और अच्छा लाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि बगैर आप देखिए जो भी पढ़ते हैं, जो भी बच्चे, जो भी मित्र मेरे पढ़ रहे हैं, तो उनसे मुझे भी कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी, तभी बेहतर चीज़ें दे पाऊँगा। और मेरी कोशिश है कि आपके सामने मैं चीज़ें लेकर बेहतर आऊँ। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में ज़रूर आई होंगी, और बेहतर तरीके से इसको एक बढ़िया शॉर्ट नोट बना लीजिएगा, आपको मज़ा आने वाला पढ़ने में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।